Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Furious 7. ये मूवी मेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और साथ ही इसके रिलीजिंग ऑर्डर कंप्लीटली एक 7th पोजीशन पर आती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप सभी से करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैंने अभी गीकी शिकी के साथ में एक वीडियो पे कोलैबोरेशन किया है जिस मूवी का नाम है वॉचमैन। आपको उस मूवी के एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपको ये 20-20 मिनट के मेहनत वाले वीडियोस पसंद नहीं आते हैं, आपको चाहिए कचरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद में आपको सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पर 10-10 मिनट की लेंथ के लिए मिलेंगे। कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं ज़्यादा आपके लिए वॉइस ओवर करूं और उसके बाद में उसकी एडिटिंग पर ध्यान दूं, और जबकि आपको 10 मिनट के अंदर मूवी देखकर जाना होता है, तो अब जैसा आप चाहेंगे आपको वैसा ही कंटेंट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत होती है हॉस्पिटल के एक सीन से जहां पर हमें ओवन शो दिखाया जाता है, जिसके पास में उसका बड़ा भाई डेकर्ड शो उसे आकर कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, और तभी उसके पास में से उसे डोमिनिक टोरेटो का एक लॉकेट मिलता है और तब वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी टीम जुड़ी हुई है, और वहीं से वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट डोमिनिक टोरेटो पर, जो कि अब अपनी लैटी की यादों को वापस लाने के लिए उसे एक रेस में लेकर जाता है। रेस करने के बाद में लैटी को लगने लगता है कि कुछ कुछ उसकी यादें वापस आ रही है, मगर वो कंप्लीटली आती नहीं है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रायन ओकॉनर, जो कि अब अपने परिवार के साथ में काफ़ी खुश हैं, और वहीं हमें दिखाया जाता है एलिना और साथ ही हॉब्स, जो कि अब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हॉब्स एलिना को कहता है कि तुमने जो अर्जी डाली थी तुम्हारी वो अर्जी मंजूर हो गई है, अब तुम्हारी सारी छुट्टियां सैंक्शन है, तुम अपनी छुट्टियों पर जा सकती हो। और जब वापस ऑफिस में आता है तो उसे वहाँ पर मिलता है डेकर्ड शॉ, और वो उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मगर तब तक शॉ ने उसके कंप्यूटर में से पूरी डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम की जानकारी निकालकर पेन ड्राइव में निकाल ली थी। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान वो वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हॉब्स और साथ ही अलीना काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन ब्रायन की तरफ, जो कि अपनी फैमिली के साथ में काफ़ी खुश होता है, और मिया अब बता रही होती है डोमिनिक को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक और बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तभी कुरियर वाला आकर उन्हें कुरियर देता है और वो उसे कहता है कि टोक्यो से आपके लिए कुरियर आया है। और जब वो कुरियर को खोल के देखता है तभी डोमिनिक के पास एक कॉल आता है, और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि वो कॉल होता है डेकर्ड शॉ का, जिसने कॉल किया था जापान के टोक्यो से। यहीं पर हम टोक्यो ड्रिफ्ट और साथ ही फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की कंटिन्यूटी को देख सकते हैं। डोमिनिक उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मगर वो उसे नहीं बताता और सिर्फ यही कहता है कि थोड़ी देर में जान जाओगे। और तभी वहां पर उनके घर पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे डोमिनिक ये समझ जाता है कि जिसने ब्लास्ट किया है वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा और अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा। तभी उसके पास में हॉब्स का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने करी। तो हॉब्स बताता है कि ओवन शो का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है डेकर्ड शॉ, और उसी ने ही मेरी ये हालत करी है। वो तुम सभी को ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढे तुम पूरी टीम बनकर उसे ढूंढ लो। और अब वहीं से डोमिनिक पहुंच जाता है जापान में, जहां पर वो मिलता है शॉन से। शॉन से मिलने के बाद में शॉन उसे उसी का लॉकेट देता है और बताता है कि हान तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता था, वो तुम्हारी टीम में था, मगर उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वहीं अगले दिन हमें उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल के अंदर डोमिनिक को पता चलता है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो हम पर नजर रख रखा है, और वो जब उसका पीछा करता है तो वो शख्स वहां से भागते हुआ ब्रिज के पास तक पहुंच जाता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद डेकर्ड शॉ था। और फिर उन दोनों के बीच में कार की बहुत भयंकर भिड़ंत होती है, और वहीं पर इस मूवी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि तुमने क्या सोचा ये सड़क छाप गुंडों की लड़ाई है। उनकी जस्ट फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर नोबडी नाम का एक शख्स पहुंच जाता है अपनी पूरी टीम के साथ में, और उन्हें कहता है कि यहाँ से निकलो, पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। अब उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये शख्स है तो गवर्नमेंट का, मगर ये इलीगल वे में काम करते हैं गवर्नमेंट से छुप कर। उनकी बातों के चक्कर में शॉ वहां से भाग जाता है और डोमिनिक उसे पकड़ नहीं पाता। तब वहां पर नोबडी डोमिनिक को एक डील देता है और उसे कहता है कि अगर तुम शॉ को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। एक टेररिज्म ग्रुप है जिसका सरदार है जकांडी मूसी, और उसने एक लड़की को कैद कर रखा है जिसका नाम है रैमजी। और रैमजी एक ऐसी हैकर है जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसका नाम है गॉड्स आई, और उसकी मदद से हम इस दुनिया में छिपे हुए किसी भी शख्स को ढूंढ सकते हैं। अगर तुम जकांडी की कैद से रैमजी को छुड़वा लो तो रैमजी के आविष्कार की मदद से तुम शॉ तक पहुंच सकते हो। अगर तुम इस काम में मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करने में साथ दूंगा। और इसी के बाद अब उन दोनों की डील हो जाती है। वहीं पर अब नोबडी के थ्रू डोमिनिक की पूरी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है।
और सभी मिलकर अब ये प्लानिंग लगाने लगते हैं कि आखिर जकांडी मूसे जिस रास्ते से रैमजी को लेकर जा रहा होगा, किस वे से हम रैमजी को वहां से छुड़वा सकते हैं। और फाइनली उनका एक प्लान एग्जीक्यूट होने वाला होता है कि हम चलते रोड के बीच में स्काई डाइविंग करेंगे अपनी कारों के साथ में और उनकी गाड़ियों का पीछा करते हुए रैमजी को वहां से बचा लेंगे। और अब वो दिन आता है जब उनके प्लान का एग्जीक्यूशन होने वाला होता है। वो सभी अपने प्लेन से अपनी कारों के साथ में कूद जाते हैं और वहीं से अब उनकी गाड़ियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा खासा लंबा कार चेजिंग सीन होता है, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी को शॉर्ट में निपटाऊंगा, इसलिए अब आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने को मिलेगा। अपनी तेज चालाकियों के साथ में वो रैमजी को वहां से निकलवा लेते हैं और तब रैमजी को पूछते हैं कि आखिर तुमने वो गॉड्स आय कहाँ पर छिपा के रखा है। तो रैमजी उन्हें कहती है कि मैंने गॉड्स आय मेरे एक खास बंदे को दे रखा है, उसका नाम जफर है और वो भी आबू धाबी में। और वहीं से अब पूरी डोमिनिक और उसकी टीम पहुंच जाती है आबू धाबी में और वहीं पे होती है हमारे गुड्डू भैया की। गुड्डू भैया से बातचीत करने के बाद में टकले हमारे डोमिनिक को पता चलता है कि उसने तो गॉड्स आय एक जॉर्डन के प्रिंस को बेच दिया है और जॉर्डन के प्रिंस ने आज आबू धाबी के बड़े से टावर के ऊपर शानदार पार्टी रखी है और अब अगर उससे वो गॉड्स आय लेनी है तो उसकी पार्टी में शामिल होना तो पड़ेगा ही। और तब जाकर वो सभी अपने पार्टी लुक में आकर उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टी में खूब धमाल मस्ती होती है। रोमन अपनी फालतू की बातों से सभी का टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तेज पार्कर अपने तेज दिमाग से सभी लाइंस को हैक कर रहा होता है। वहीं पर अब डोमिनिक और साथ ही ब्रायन पहुंच जाते हैं उस कार के अंदर से उस गैजेट को निकालने के लिए जिसे गॉड्स आई कहा जाता है। लेकिन तब तक उनके सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं और न चाहते हुए भी उस महंगी गाड़ी को अब ब्रायन और साथ ही डोमिनिक को लेकर निकलना ही पड़ता है। और वहां से बचने का रास्ता न होते हुए वो सीधा अपनी गाड़ी से जंप मार देते हैं। एंड गाइज सीरियसली दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ दिस मूवी। और उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए वो सीधा अगली बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जब वो अपना ब्रेक चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ब्रेक तो खराब हो गए और वापस से वो उस गाड़ी के अंदर से चिप निकालने की कोशिश करता है और फाइनली वो चिप निकल जाती है और वो महंगी गाड़ी एक तीसरी बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाती है। गॉड्स आय के मिल जाने के बाद में सभी जफर के अड्डे पर आते हैं। वहां पर तब तक नोबडी भी पहुंच चुका होता है और नोबडी उससे कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, रैमजी को भी लेकर आए और साथ ही गॉड्स आय को भी लेकर आए। अब तुम अपना काम कर सकते हो, यानी कि जो तुम्हें शॉ को ढूंढना है तुम उसे ढूंढ सकते हो। और 2 मिनटों के अंदर गॉड्स आय की मदद से वो शॉ को ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गॉड्स आय को एक्सप्लेन कर देता हूँ। गॉड्स आय बेसिकली इस दुनिया में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सीसीटीवी फुटेज, कैमरा और यहाँ तक कि जितने भी मोबाइल फोन्स और कार के सिस्टम्स हैं उन सभी को हैक करके उनके कैमरास में फुटेज दिखा सकता है, जिससे कि हम किसी भी इंसान को ढूंढ सकते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि शॉ और कहीं नहीं बल्कि इसी आबू धाबी के एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में मौजूद है। वहीं से नोबडी की पूरी टीम और डोमिनिक की पूरी टीम पहुंच जाते हैं शॉ के अड्डे पर और वहां पहुंचने के बाद में शॉ और वहां पर उसकी टीम, जिसके अंदर अब जकांडी मूसे भी शामिल होता है, उन सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। और इसी फाइट के चक्कर में वहां पर गोली लग जाती है नोबडी को और गॉड्स आय लेकर भाग जाता है जकांडी। अब यहाँ पर डोमिनिक डिसाइड करता है कि अगर जंग होनी है तो क्यों ना अपने एरिया में हो और वहीं से अब सारी उसकी टीम पहुंच जाती है लॉस एंजलिस में। और अब डोमिनिक और साथ ही ब्रायन अपनी तैयारी कर लेते हैं डेकर्ड शो को पूरी तरीके से जान से मारने की। अब यहाँ पर कहानी में 3 ट्विस्ट हैं, तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्विस्ट नंबर 1, जकांडी मूसे मारना चाहता है रैमजी को, क्योंकि रैमजी दुनिया की एक ऐसी हैकर है जिसके हाथ में अगर अगेन गॉड्स आय लगेगा तो वो उसकी पूरी टीम की लोकेशन का पता लगाकर उसे जान से मरवा देगी। ट्विस्ट नंबर 2, अब यहाँ पर डोमिनिक और उसकी पूरी टीम जान से मारना चाहती है शॉ को, क्योंकि अगर शॉ को नहीं मारा तो शॉ उनको पकड़कर जान से मार देगा। ट्विस्ट नंबर 3, शहर में इतनी गुंडागर्दी चल रही है लेकिन पुलिस बीच में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के लोगों को इसकी पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट के लोग बिक चुके हैं नोबडी के थ्रू। और फिर खूब घमासान युद्ध होता है। जकांडी मूसे उन पर धमाधम मिसाइल बरसाता है और वहीं से रैमजी भागने की कोशिश करती है। एक मोमेंट बहुत मस्त है इस मूवी का, जिसके अंदर रैमजी अपनी खुद की कार से निकलकर रोमन की कार के अंदर कूद जाती है और उनकी कार पुरानी वाली ब्लास्ट हो जाती है। एक तरफ तो जकांडी और डोमिनिक की टीम के बीच में चूहा पुलिस चोर सिपाही चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अब डोमिनिक को मिल जाता है डेकर्ड शो और उनके बीच में तो गरबा शुरू हो जाता है डंडे पानी लेकर। बहुत मस्त फाइट होती है, बहुत तगड़ी फाइट होती है। एज यूजुअल ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं। और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, शहर में चल रही तबाही को देखते हुए सीधा वहां पर अपना रॉक यानी कि हॉब्स पहुंच जाता है और उनके एक ड्रोन को तबाह कर देता है। ड्रोन से निकलती है एक मशीन गन, जिस मशीन गन की मदद से वो उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। हेलीकॉप्टर के तबाह हो जाने से डेकर्ड शो वहीं पर गिर जाता है और अब गॉड्स आय भी फाइनली उनके हाथ में लग चुका होता है। और इन्हीं सभी के बाद में अब फाइनली नोबडी की मदद से डेकर्ड शो को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाता है। इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि अब ब्रायन और उसकी पूरी फैमिली एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। नो टेंशन, नो फिक्र, सारे झगड़ों से दूर अब उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है।
और अब जाते जाते कहानी की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिटरली इस कहानी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इस पूरी मूवी के बीच में जब शूटिंग चल रही थी तो पॉल वॉकर यानी कि हमारे ब्रायन ओकॉनर की एक्सीडेंट में रियली में डेथ हो चुकी थी, और उन्हीं को श्रद्धांजलि यानी कि उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इस मूवी के एंड में एक CGI और VFX का यूज करके उन्हीं की जैसी शक्ल का एक बंदा बनाया गया। और आपने जो एक फेमस गाना सुना होगा, इट्स बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड, तो वो गाना इसी मूवी का है और वो गाना इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। वहीं पर कुछ यादें ब्रायन ओकॉनर से जुड़ी हमें एक शॉर्ट क्लिप्स के रूप में दिखाई जाती है और ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताओ मत बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। आपकी डिमांड थी बना दो, मैंने बना दी। चैनल सब्सक्राइब करना है कर दो, नहीं करना है आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।